पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था ऑप्शन सी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है, जयमेंख जस चंद्रिका के रचनाकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, मधुकर। अगला प्रश्न है, 3 भक्तिकाल का नाम किसने दिया हुआ है? तो भक्तिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है चौथा, रीतिकाल को अपकर्ष काल नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था ऑप्शन डी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा। तो यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, जनक पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन ए, मुंडन। अगला प्रश्न है छठा, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के साहित्यकार हैं? तो ये हैं द्विवेदी युग के साहित्यकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सातवां, समालोचक मासिक साहित्यिक पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी द्विवेदी युग में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आठवां, भगवती चरण वर्मा किस बात से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं प्रगतिवाद से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कृषक रंदन किसकी काव्य रचना है? तो कृषक रंदन रचना है ऑप्शन ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला प्रश्न है 10वां, एकांत संगीत के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है 11वां, जमीन पक रही है किसकी रचना है? तो ये है केदारनाथ सिंह की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जमीन पक रही रचना केदारनाथ सिंह की है। कई बार ऑप्शन में केदारनाथ सिंह के साथ केदारनाथ अग्रवाल भी दिया जाता है, पर आपको जो सही लगाना है वे है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है 12वां, सूरज का 7वां घोड़ा किसका उपन्यास है? तो ये है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की। तो अक्सर कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंधा युग किसका नाटक है? तो ये है धर्मवीर भारती का, और ये नाटक है गीति नाट्य। अगला प्रश्न है 13वां, रुकोगे नहीं राधिका के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन डी, उषा प्रेमवदा। अगला प्रश्न है 14वां, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला था ऑप्शन बी, यामा के लिए, 14 का बी। अगला प्रश्न है 15वां, हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला था ऑप्शन ए, दो चट्टानों के लिए। बाकी मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी ये भी इन्हीं की काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 16वां, अधोलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण काव्य में आती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, परमानंद सागर। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खंड काव्य है? तो ये है ऑप्शन बी, जयद्रथ पद, और ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। जो ऑप्शन ए है कमायनी, तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचना, और इसमें है 15 सर्ग। अगला है पद्मावत, ये है जायसी की प्रसिद्ध रचना, और अंतिम में है रामचरितमानस, ये है तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना। अगला प्रश्न है 18वां, लुईपाद के पद कौन से काव्य हैं? तो ये हैं सिद्ध काव्य के अंतर्गत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 19वां, रविदास कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, ज्ञानमार्गी काव्य धारा। ज्ञानमार्गी काव्य धारा को निर्गुण संत काव्य धारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20वां, बिहारी लाल कौन सी काव्य धारा से संबंधित थे? तो ये थे ऑप्शन सी, रीतिसिद्ध काव्य धारा। अगला प्रश्न है 21, भूषण का काव्य किस कोटि का है? तो ये है ऑप्शन ए, वीर रस काव्य धारा। अक्सर ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो भूषण जी थे, जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और वीर काव्य में रचना करते थे, तो ये किस किस शासक के दरबार में रहे हैं? तो
एक तो हैं शिवाजी और दूसरे हैं छत्रसाल। अगला प्रश्न है 22, लीलाधर जगूड़ी कौन से काल के कवि हैं? तो ये थे ऑप्शन सी साठोत्तरी कविता के। अगला प्रश्न है 23, मोहन राकेश किस युग के कहानीकार हैं? तो ये हैं स्वातंत्र्योत्तर कहानीकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 24, पांडे बेचन शर्मा उग्र किस युग के उपन्यासकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी प्रेमचंद युग के। अगला प्रश्न है 25, धर्मवीर भारती किस युग के नाटककार हैं? तो ये हैं प्रसादोत्तर युग के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 26, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करने का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया था ऑप्शन बी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है 28, भारत के किस विश्वविद्यालय में हिंदी का पहला हिंदी विभाग स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है 29, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये दी थी ऑप्शन सी देवेंद्र शर्मा ने। सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 30, भाषा विज्ञान में भाषा अधिगमता का अर्थ है? तो ये है भाषा सीखना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 31, अवधी बघेली पहाड़ी को किस भाषा के रूप में रखेंगे? तो ये होगा ऑप्शन बी बोली। अगला है 32, एस्परांतो भाषा का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी डॉक्टर जेमनहॉफ ने। अगला प्रश्न है 33, भाषा का सबसे सूक्ष्म अंग किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन ए ध्वनि को। अगला प्रश्न है 34, संस्कृत और फारसी आदि भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए भारोपीय सतम परिवार की, 34 का ए। अगला है 35, हिंदी का उद्भव मूलतः किस प्राकृत से हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी शौरसेनी से, 35 का बी। अगला प्रश्न है 36, अमीर खुसरो की भाषा क्या मानी जाती है? तो ये मानी जाती है ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है 37, 1826 में हिंदी भाषा का प्रथम शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका प्रश्न मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इसका कंफर्म उत्तर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब सी या डी में से एक होना चाहिए, बाकी आप इसे कंफर्म कर लेना। अगला प्रश्न है 38, वनाफरी, मदावरी, नागपुरी आदि किस भाषा की उपबोलियाँ हैं? तो 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुंदेली। अगला है 39, सौंदर्य शास्त्र का जनक पश्चिम में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन बी बोमगार्टन को, भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 40, मलारमे, बादलेयर, मीटरलिंक, WP येट्स का संबंध किस साहित्यिक वाद से है? तो ये है प्रतीकवाद से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 41, ओडेसी और इलियड महाकाव्य किस कवि की रचना है? तो ये है ऑप्शन ए होमर की रचना। अगला प्रश्न है 42, अधोलिखित में से सिसरो का कौन सा ग्रंथ है? तो ये है बी डी ऑरेटरी, 42 का बी। अगला प्रश्न है 43, कविता में टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात किसने की? तो ये की थी ऑप्शन बी ने, रैंसम ने, ऑप्शन बी, 43 का बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 44, क्लिंथ ब्रुक्स ने काव्य भाषा का प्रमुख गुण क्या माना है? तो ये माना है सांकेतिकता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 45, एलन टेट काव्य का अस्तित्व किस पर निर्भर मानते हैं? तो ये मानते हैं ऑप्शन ए तनाव या टेंशन पर। अगला प्रश्न है 46 से 50 तक वाक्यांश के लिए उचित शब्द का प्रयोग करना है।
तो 46 है, किए उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी, कृतज्ञ। अगला है 47, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पादमस्तक। 48 का बी। 49 है, जिस स्त्री का पति विदेश में रहता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोषित पति का, ऑप्शन सी। अगला है 50, पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पार्थिव, ऑप्शन डी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में 50 तक प्रश्न को करते हैं। अगली वीडियो में हम 50 से आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो को समापन कर लेते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अपने घर मंगवा सकते हो। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट साबित हो चुके हैं, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे थे आईटी टेट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसे इस तरीके से पढ़ा और उनके सभी के बच्चों के टेट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं हार्ड कॉपी नोट्स पे। अगर मंगवाते हो तो आपके घर पहुँच जाएंगे। एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे और काफ़ी आप प्रिपेयर हो जाओगे परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर मंगवाने हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन्हें मंगवा सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए।